बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले 14 अगस्त है, हालांकि एक मकबूजा पाकिस्तान है, फिर भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये जो है जुल्म का दौर, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। 6 से 8 महीने हैं इसके दौर के अभी, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। बहरहाल जश्न आज़ादी मुबारक हो मकबूजा पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी हम इसे आज़ाद कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी, माफ करना अगर थोड़ी लंबी हो जाए। बेसिकली आज मेरे पास यार यकीन मानो टाइम नहीं था, मैं बहुत सारी दूसरी मार्केट एनालिसिस वगैरह बहुत सारे कामों में बिजी हुआ था और मेरा इरादा नहीं था एक हफ्ते के लिए वीडियो करने का, लेकिन 14 अगस्त है इसीलिए मैंने वीडियो की। वजह यह थी कि कुछ पैगाम वगैरह देना था आप सबको। कुछ चीजों के हवाले से थोड़ी सी सूफिस्टिकली बात करेंगे। एक बुक है ताओइज्म के हवाले से जो है वो मैंने अपग्रेड कर दिए, अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर लगा दिए। वो थोड़ा सा पढ़िएगा, वो बहुत मतलब एक सूफी थॉट के ऊपर मबनी बुक है। आप देखेंगे कन्फ्यूशियज्म, ताओइज्म, बुद्धिज्म, ये सारे के सारे सूफी थॉट्स है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी सूफी थॉट्स बहुत ज्यादा थे, सिंध के अंदर तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। एक होती है रिलीजियस डॉक्ट्रिन होती है जिसे हम शरिया कहते हैं, एक होता है लॉ होता है जो शरिया में से निकलता है, एक होता है फलसफा और एक होती है सूफीज्म डॉक्ट्रिन। फलसफा आपके कल्चर के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, सो कल्चर आपको लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करता है। सो फलसफा अगर आपका ठीक होता है तो आपका कल्चर ठीक होता है, आपका कल्चर ठीक होता है तो आपका लाइफ स्टाइल ठीक होता है, और फलसफे को आपका कानून बनाता है, कानून को फलसफा बनाता है। सो ये एक दूसरे को बनाते रहते हैं। सो इस तरह से इंटरमिक्सिंग में ये सारी की सारी चीजें चलती रहती है। सो सूफीज्म भी एक तरह का फलसफा ही है। सो ताओइज्म की बुक है, बड़ी दिलचस्प बुक है, आप पढ़िएगा, आपको मतलब मजा आएगा। इंटरेस्टिंग थॉट्स, थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज होते हैं उसके अंदर। सो वो आपको एक ज़हनी सुकून भी देगा, आपको सोच समझ में भी इजाफा करेगा। पढ़िए कम्युनिटी पेज के अंदर, किसी को सुनना चाहे तो सुन ले। बाकी अब आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। तो सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ये जो है आपका ये काकड़ साहब। काकड़ साहब को अच्छे तरीके से जानता हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ। ये बलूचिस्तान के अंदर सेमिनार हुआ था तो जिसमें कहा था कि 1971 रिपीट नहीं हो सकता, काकड़ नहीं कहा था। काकड़ और मैं एक बात के ऊपर एग्री करते हैं, हमेशा से एक बात के ऊपर एग्री करते हैं, और बहुत सारी बातों के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन एक बात के ऊपर हमारा एग्रीमेंट है कि कादियानी इस मुल्क के दुश्मन है, इनका खात्मा जरूरी है। काकड़ भी मानता है, मैं भी मानता हूँ, और बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन देखें, खुदा की करनी देखें, काकड़ इन कादियानियों का एजेंट बनकर दुनिया के सामने आ रहा है। बहरहाल काकड़ बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, इससे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान को पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत है जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो। मसला पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट बंदे का नहीं है, मसला है लेजिटिमेट गवर्नमेंट का। अगर लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी तो काम चलेगा, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, फिर चाहे कितना भी कॉम्पिटेंट हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो। यहाँ पर कामरान खान ने एक कहा है कि हम सिंध के अंदर गवर्नमेंट को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी थोड़ी सी एज के ऊपर है, पीपल्स पार्टी के अंदर थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है कि पीपल्स पार्टी समझ रही है कि ये उन्हें आइसोलेट करने के लिए एक साजिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल, ये इलेक्शन अगर 6-7 महीने नहीं होते तो पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट नहीं होगी। सिंध गवर्नमेंट ना होने की वजह से पीपल्स पार्टी काफी परेशान होगी। पीपल्स पार्टी परेशान होने की वजह से पीपल्स पार्टी का पैसा वैसा बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से सिंध के अंदर जो असल रसूख पीपल्स पार्टी ने डंडे के जोर के ऊपर कायम रखा है वो खत्म हो जाएगा। सो पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर भी टेंशन में है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हालांकि ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज पीपल्स पार्टी ने किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा टेंशन ये है कि इनका फ्यूचर क्या होगा। सो इसी वजह से ये वो इंटरेस्ट है जो आसिम मुनीर को बिल्कुल मैनेज करना है। मेरे ख्याल में आसिम मुनीर वाइप आउट करने के बारे में भी सोच सकता है, रखने के बारे में भी सोच सकता है। सो ये एक लंबी बहस है। पीपल्स पार्टी बहरहाल थोड़ी टेंशन में है। बाकी शहबाज शरीफ के तो वारे न्यारे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। सो शहबाज शरीफ ने तो बिल्कुल मतलब सरेंडर कर दिया है। सो इसी वजह से शहबाज शरीफ काफी फेवरेट बना हुआ है। फौज को ओबीडियंट बंदे चाहिए, कॉम्पिटेंट बंदे नहीं चाहिए। कॉम्पिटेंट बंदे फौज को भी आंखें दिखा देते हैं, फौज को ओबीडियंट बंदे चाहिए। सो ये एक मेंटालिटी है। अब बात करते हैं कि आसिम मुनीर क्या कर सकता है। आसिम मुनीर जितना भी उल्टा भी लटक जाए ना, इसको इलेक्शन कराने, इसी साल कराने, नवंबर या अक्टूबर से पहले ही कराने, अक्टूबर या नवंबर के अंदर ही कराने। आसिम मुनीर उल्टा भी लटक जाए, कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं बचने वाली इनको। ये अगस्त की एंड के बाद इमरान खान की भी सुना एक डील होने वाली है फौज के साथ, अगस्त के अंदर ही डील हो जाएगी। मेरे ख्याल में 28 अगस्त तक ये निकल आएगा। एक डील शील चल रही है बैकग्राउंड में, उस डील के मुताबिक इमरान खान बाहर आ जाएगा इलेक्शन से पहले। बाकी ये फौज के साथ एक मतलब डील होगी इमरान खान की, हल्की फुल्की सी, जिसमें इमरान खान शायद कुछ ना करे, घर ही बैठा रहे, जेल में रखना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो ये एक अलग सिनेरियो चल रहा है। बाकी अक्टूबर या नवंबर के अंदर इलेक्शन होगी, इलेक्शन पीटीआई जीत जाएगी। उसके बाद आपकी एक सख्त लड़ाई होगी, जो मैंने पहले ही कह दिया है, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद भी ये पावर नहीं देने वाले, पावर आपको छीननी पड़ेगी और ठीक ठाक लड़ाई होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए। ये फ्रोन होता था ना, फ्रोन लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करता फिरता था, अल्लाह ने उसका हार्डवेयर ही अपडेट कर दिया। सो ये जो लोग होते हैं ना, ये चूतिए सारे, मतलब
गाली नहीं देता, ये सारे लोग जो होते हैं ना, फिरौन टाइप लोग हो गए, यजीज टाइप लोग हो गए, मुशर्रफ टाइप, बाजवा टाइप, ये आसिम मुनीर टाइप, जियाउल हक टाइप, ये सारे डिक्टेटर जो होते हैं ना, ये समझते हैं कि हम ताकत से बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। कभी कभार है ना खुदा मतलब है ना खुद दुनिया को कमांड कर रहा होता है, अल्लाह खुद ही एक मुहिम चला रहा होता है, फिर अल्लाह बदर भी करवा देता है, बदर भी करा देता है, फिरौन को समंदर में गरक भी करवा देता है, यजीज को खड़े खड़े मार भी देता है। सो अल्लाह बदर भी जरूर करवा देता है। ये एक मतलब है ना अजीब सी बात है। तकरीबन 13 साल के करीब है ना मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का ने बड़ा तंग किया हुआ था, मक्के के अंदर बड़ा तंग किया हुआ था, खामा खा के ये तांजे वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली अल्लाह ने बदर करवाया और बदर करवा के एक एक मुशरिक को वहां पर जलील करवाया, वहां पर मरवाया, कत्ल करवाया बदर के अंदर। कुछ लोगों ने तो सरेंडर भी कर दिया था मुशरिकीन में से, फिर भी अल्लाह ने तलवारें नहीं रोकवाई, सहाबा के हाथों उनको कत्ल करवाया कि भले मरे ये लोग। अल्लाह बख्शता नहीं है मुनाफिकीन और मुशरिकीन को, अल्लाह बख्शता नहीं है। मुझे ये जो दौर लग रहा है ना, ये वही दौर लग रहा है। वजह ये है कि मुझे पहले कभी भी मैंने इतने ज्यादा हरामजादे एक जगह के ऊपर नहीं देखे थे। पीडीएम हो गई, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, मीडिया के भड़वे हो गए, आपकी फौज के भड़वे हो गए, आपकी ये जो है जुडिशरी के भड़वे, पुलिस के भड़वे, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी के भड़वे, ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल भड़वे काकड़ टाइप जो थे, ये काकड़ भड़वा, इसी तरह से मोहम्मद मालिक भड़वा, ये जो भड़वे थे, हामिद मीर भड़वा, ये जो भड़वे थे ना, ये कभी भी एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे नहीं हुए थे। ये भड़वे आज एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। ये भी खुदा की कुदरत है ना, खुदा किसी को फंसाना चाहता है ना, तो सारे भड़वे हरामजादे एक ही जगह पर इकट्ठे कर देता है, फिर एक ही तलवार में सबका काम तमाम कर देता है। ये सारे भड़वे एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो गए, कादियानी भड़वे, मलिया लोधी वगैरह, ये सारे भड़वे एक ही जगह के ऊपर जमा हो गए। सो अल्लाह ने इन सबका लाना है दिन बुरा। इनको लगता है इमरान खान जेल में, इमरान खान पावर रिगेन नहीं कर सकता, आसिम मुनीर कंट्रोल में, पावर इमरान खान के पास कभी नहीं जाएगा, इलेक्शन हो भी गए तब भी पावर नहीं जाएगा। सो ये खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर इजहार कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना ड्रामा लगा के बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जिस दिन इलेक्शन होंगे उसके बाद ठीक ठाक लड़ाई होगी और उसके बाद अल्टीमेटली इमरान खान पावर रीगेन कर लेगा। जब मूवमेंट इमरान खान पावर रीगेन कर लेगा, उसके बाद आसिम मुनीर का तो टाइम गया, उसके बाद ये जितने भी ट्रपड़ है ना, इनका क्या करना है मुझे पता है। इमरान खान कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं चाहता हूँ कि इमरान खान की लीडरशिप ना रहे तो बेहतर है, क्योंकि इमरान खान की अगर लीडरशिप रहती है तो इमरान खान बदला नहीं लेगा, इमरान खान ड्रामा करेगा, इमरान खान थोड़ा सा कमजोर तबियत का मालिक है, इमरान खान छोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। लेकिन इमरान खान नहीं रहेगा तो उसके बाद हम थोड़ा हाथ साफ कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर। ये वो जो होगा ना, वो बहुत धमाधम होगा और फिर बहुत मजे वाला होगा। और उसके बाद इनको पता चलेगा, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चलेगा, पीडीएम को भी पता चलेगा और इन सबको पता चलेगा कि मतलब कितने का मतलब गर्मी कितनी होती है। सो इमरान खान रहेगा तो कौम को कंट्रोल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये ड्रामा चलेगा। इमरान खान नहीं होगा ना तो फिर इन सब की हमने गर्दनें मारनी है, फिर किसी के ऊपर रहम नहीं होगा, इनके बीवी बच्चे, इनके खानदान, किसी के ऊपर रहम नहीं होगा, फिर ठीक ठाक लड़ाई होगी। और मैं समझता हूं कि ये बेवकूफ लोग इसी तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान को खत्म कर दे, लेकिन एक्चुअली में ये रियलाइज नहीं करे कि ये इनकी मौत है। फिरौन अगर घर बैठ जाता अपने तो फिरौन को समुद्र में डूबना ना पड़ता, लेकिन वो जिद और गुरूर मगरूर बन के बैठा होता और वो पीछा करने लगा कौम का और जाकर समुद्र में डूब मरा। यही काम यजीज ने किया। यजीज अगर चुपचाप करके बैठ जाता, ये ना करता फौजकशी, तो इसकी हुकूमत शायद चल जाती। इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, करबला कर दी, उसके बाद उसकी हुकूमत का धड़म तख्ता हो गया। ये जो मगरूर लोग होते हैं ना, ये खुद ही अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं अपने गुरूर और तकब्बुर के अंदर और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर पड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए आपका मीडिया कैसे एक्सपोज हुआ है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स एक्सपोज हुए हैं। अब इन लोगों का सफाया कैसे करना है? हमने इलेक्शन तो जीतनी है, उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद हमने पावर की लड़ाई लड़नी है, पावर हासिल करना है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये कहेंगे पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी लाओ। जो हरामजादे आज इस फैशिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं वो कल डेमोक्रेसी का नाम लेंगे और फिर जब हम इनके ऊपर हाथ डालेंगे फिर मगरब, यूरोप सब बोलना शुरू हो जाएंगे इनके फेवर में कि यार पाकिस्तान के अंदर ये है, फिर लिखना शुरू हो जाएंगे। सो फिर आपको देखना है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है। चाइना, जब कम्युनिस्ट पार्टी चाइना ने काओजिमंगतोंग की ये जो था अपने कागचाई शेख की जो गवर्नमेंट थी, पार्टी थी, उसको जब फड़काया था, जब ताइवान भगाया था तो कम्युनिज्म के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन 1971 में फिर दुनिया को मानना पड़ा, 1948 से लेकर 1971 तक फिर दुनिया को मानना पड़ा कि कम्युनिज्म सही है। फिर कम्युनिज्म को दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ा। अल्टीमेटली कम्युनिज्म आया फला फूला और अल्टीमेटली चाइना आज आपके सामने। सो आपको एक बड़ी ब्रॉड गेम खेलनी पड़ेगी। यहाँ आप वेस्टर्न पावर के सपोर्ट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, यहाँ आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर और नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर और उन एलाइज के ऊपर जो आपका साथ दे सकते हैं। आपको अगर डिसंगेज करना है वेस्टर्न को तो कंप्लीटली करना पड़ेगा, बाकी ये बीच में नहीं हो सकता। ये जो बीच में हम रह के बैठे हुए हैं कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हो, ये जो इमरान खान करेगा। सो इसीलिए मैं इमरान खान को अब सूटेबल लीडर तो खैर मुस्तकबिल के लिए हवाले से नहीं समझता। बहरहाल फिर भी लोगों की उम्मीदें तो आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान वो इनकलाब नहीं ला सकता पाकिस्तान के अंदर जो
जरूरी हो, जिसे हम लाल इनकलाब कहते हैं, जिसकी जरूरत है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों की गर्दनें मारनी है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये काकर टाइप लोग, ये जो लोधी टाइप, ये बहुत सारे जो भड़वे भड़वे हैं, इन सब की हमने गर्दनें मारनी है। अगर इमरान खान आ गया, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, तो फिर ये ड्रामा करना शुरू कर देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो। हालांकि फैशिज्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट इन्हीं लोगों ने किया है, लेकिन हमने तो इनकी गर्दनें मारनी है, तो हमें चाहिए एक खूनी इनकलाब। सो इमरान खान उस खूनी इनकलाब को रोक के बैठा हुआ है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन डेवलप होती है। मुझे ख्याल में तो इमरान खान इनको माफ कर देगा और अल्टीमेटली ये खुद ही इमरान खान को ले आएंगे कि लो भाई तुम्हारा लीडर हो गया, हमारी गर्दनें मत मारो। ये यही ड्रामा करेंगे और पीछे इमरान खान के साथ डील करके बैठे होंगे, ये यही ड्रामा करेंगे। बहरहाल इमरान खान फिर कहेगा कि चलो मैं इनको माफ किया, ये किया। बहरहाल वो भी इमरान खान के ड्रामे हैं, ये बहुत बड़े ड्रामे हैं। अब आते हैं ये 14 अगस्त के ऊपर। 14 अगस्त के दिन आपने देखा कि कितने सारे लोग निकले, पीटीआई के झंडे लेकर निकले, सारे मुल्क के अंदर लोग निकले बैठे हुए थे, सबको पीटीआई की सपोर्ट दी, सब पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते थे। अब सवाल ये है कि ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों नहीं निकले? प्रोटेस्ट करने के लिए इसलिए नहीं निकले क्योंकि पीटीआई का स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि कौन आगे निकले, लीड कौन करे, ऑर्गेनाइज कौन करे, कौन हो। सो ऑर्गेनाइजेशन का जो फुकदान है जो इमरान खान ने खुद किया है, सो वो तो इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है। सो इसीलिए मैं कहता था ना कि इमरान खान की लीडरशिप बड़ी कमजोर है। मैं उसके ऊपर बड़ा सख्त तनकीद करता हूं और बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग लीडरशिप है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग लीडरशिप है। सख्त फैसले आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ तावीज वाले फैसले देख सकते हैं। सूफीज्म एक अच्छी फिलोसफी होती है, सूफी थॉट रखना, दिल को नरम रखना अच्छी चीज होती है, लेकिन ये बादशाहों के लिए नहीं है। एक बादशाह अगर सूफी रहा तो 2 दिन भी तख्त के ऊपर नहीं रह सकता। उसकी मतलब है ना, उसके वजीर ही उसके सर के ऊपर चढ़कर बोलेंगे। एक बादशाह को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, एक डेकोरम मेंटेन करना होता है अपनी सख्ती के साथ। अगर बादशाह सूफी बनकर चला ना तो 2 दिन भी नहीं रह सकेगा, तख्त उसके हाथों से ऐसे निकल जाएगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ। पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक चीज होती है, सो इसीलिए आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। यहाँ पर इमरान खान के अंदर ये खामियां है। बहरहाल ये आपके सामने है हाल मुस्तकबिल ये सारे इस मुल्क का। बहरहाल हम जीत तो जाएंगे, लेकिन मुझे ये है कि मैं बहुत सारे लोगों की जनाजे देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अराउंड 5 to 10,000 पीपल हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर से मैं जनाजे देखना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इस फैशिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। पुलिस के अंदर तकरीबन 2000 के करीब ऑफिसर हैं पुलिस के अंदर जिनको फांसियां होनी चाहिए। 200 के करीब तो आपकी जुडिशरी के अंदर है ऑफिसर्स जिनको फांसियां होंगी। उनमें से ये जो 18 से 18 आपके चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, ये सारे ही जाएंगे। हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे जजेस हैं, वो सारे जाएंगे। रिटायर्ड जजेस हैं, बहुत सारे जाएंगे। मिलिट्री के अंदर तकरीबन 2000 के करीब ऑफिसर्स हैं। आपकी मीडिया के अंदर 500 के करीब ऐसे बंदे हैं जिनको मारना होगा। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, मारिया सुल्तान हो गए डीएचए डिफेंस वाली, इसी तरह से काका टाइप लोग हो गए, ये भी तकरीबन 1000-1500 के करीब लोग हैं। तो आपको तकरीबन 10,000 के करीब लोगों को जेलों में बंद करना पड़ेगा और उनको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान एक सस्टेनेबल डेमोक्रेसी बनकर रहे। वरना तो फिर वही काम होगा। फिर भी जैसे ही आपकी गवर्नमेंट कमजोर होगी, इनको मौका मिलेगा, फिर यही फैशिज्म करना शुरू कर देंगे। सो ये वो चीजें हैं जो आपने करनी है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। आपको बड़ी प्लानिंग करनी है, बहुत सारी मैनेजमेंट करनी है। इमरान खान के पास टीम तो बस माशाल्लाह आप देखें। असल में टीम बनाने के लिए ना नियत चाहिए होती है। आप एक अच्छी टीम तभी बना सकते हैं जब आपको एक बंदे पहचाना आए कि ये बंदा काम का है, ये बंदा काम का नहीं है। फिर आप उन्हें रिसोर्सेज देते हैं, आप उन्हें पावर देते हैं, आप उन्हें असाइनमेंट्स देते हैं, फिर उनसे काम लेते हैं, फिर ये आपका चीज होती है। ये मैनेजमेंट स्किल इमरान खान के अंदर बड़ी कमजोर है। अब आते हैं इंडिया के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन है। दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान का पोटेंशियल वगैरह नहीं है, अगर इंडिया के अंडर में पाकिस्तान रहेगा तो पाकिस्तान शायद मैनेज्ड रहेगा। पुराना जमाना ये होता था कि बादशाह दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा कर लेते थे, फिर वहां के बादशाह को मार देते थे, फिर वहां की दौलत लूट लेते थे, फिर वहां पर अपना एक छोटा सा वजीर रख देते थे, वो वहां को सूबे की तौर के ऊपर मैनेज करता था। फिर उसके खिलाफ बगावतें होती थी, फिर वो वहां के कुछ लोगों के साथ लेकर बगावतों से लड़ता फिरता था। ये पुराना जमाना था। आज के दौर में ये होता है कि पहले बताया जाता है कि हमारी ताकत तुमसे ज्यादा है, उसके बाद उसकी पॉलिसी मेकिंग को कंट्रोल किया जाता है, तो अल्टीमेटली उस मुल्क को मैनेज किया जाता है, उसके ऊपर हमला वगैरह नहीं किया जाता। पाकिस्तान आर्मी ने अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपनी प्लानिंग की वजह से, पुअर प्लानिंग की वजह से, मतलब इन लोगों ने खुद को प्लान नहीं किया, इन लोगों ने खुद को मैनेज नहीं किया, इसकी वजह से इन लोगों ने अपना पावर इतना रिड्यूस किया। इन लोगों को बार बार सियासत करने का शौक था। असल में हमारे फॉरेन थ्रेट्स बढ़ते जा रहे थे, इनको सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की लगी पड़ी थी। फॉरेन थ्रेट्स बढ़ते जा रहे थे, इन लोगों ने खुद को मैनेज नहीं किया। नेट रिजल्ट ये निकला हमारे मुल्क का कि इनके पास अब कोई चॉइसेस नहीं है सरेंडर करने के अलावा। पाकिस्तान आर्मी के पास, इनके पास बटालियन स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत सारे ट्रूप्स नहीं है, इनके फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर है। फॉरेन पावर कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहता इंडिया के अगेंस्ट में। चाइना भी इस वक्त है ना, जो चाइना हमारे लिए सब कुछ करता था, वो भी कहता है कि अब हम इंडिया के खिलाफ खड़े नहीं होंगे आपके साथ, आप बड़े बेगरत लोग हैं। सीधी सीधी बात है। सऊदी अरब ने भी हाथ निकाल दिए, हमारे अरब मुसलमान बरादर हैं उन्होंने भी हाथ निकाल दिए। तुर्की बेचारा मुश्किल से हमारे साथ खड़ा रहता था, वो भी
भी आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से। तुर्की को हमसे कोई पैसों का फायदा नहीं था, तुर्की को हमसे कोई मिलिट्री फायदा नहीं था, तुर्की सिर्फ इस्लामिक आइडियोलॉजी की वजह से हमारे साथ खड़ा रहता था। आज उस तुर्की को भी रियलाइज हुआ है कि यार ये पाकिस्तानी बड़े चूतिए लोग हैं। यही काम हमने इंडोनेशिया के साथ किया। इंडोनेशिया हमारे साथ 65 वार के अंदर खड़ा था, वो एडमन निकोबार आइलैंड के ऊपर हमला करने जा रहा था, इंडिया को दांत खटे करने चाहता था। हमने इंडोनेशिया को दूर किया ना, हमने खुद इतना जलील किया। अब ये पॉलिसीज कौन बना रहा था? मलया लोधी एक कादियानी, बाजवा एक कादियानी। ये कौन कहता है कि पाकिस्तान को इंडिया के सामने झुकना चाहिए? कादियानी, बाजवा टोला, ये जो अमेरिका के अंदर चपड़े बैठे हुए हैं। सो इस तरह से आपकी फॉरेन पॉलिसी मैनेज की गई है ना, इस तरह से आपके मुल्क को मैनेज किया गया है ना। आप देखे वो पहला वाला था जफर खान जो था फॉरेन से मिनिस्टर, वो भी एक कादियानी था, उसने भी अपनी बहन मां एक करवा दी हमारे मुल्क की, उसने भी ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करवा दिया। लियाकत अली खान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सबसे पहला शख्स जिसने पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया अगेंस्ट कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगेंस्ट कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो लियाकत अली खान था। लियाकत अली खान की कैबिनेट थी, लियाकत अली खान के इर्द गिर्द के लोग थे, वो वहां के जो सियासतदान थे, उन सब ने मिलकर कायदे-ए-आज़म के खिलाफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की। और मैं यहाँ पर आपको लियाकत अली खान के कैरेक्टर के हवाले से बता दूं, लियाकत अली खान को कायदे-ए-आज़म बिल्कुल थोड़ा सा ना लास्ट टाइम के ऊपर पसंद नहीं करते थे, लेकिन लियाकत अली खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा मजबूत किया। यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो है अयूब खान ने मजबूत किया, उसने मजबूत किया, लियाकत अली खान ने सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया। लियाकत अली खान के सामने आइन का दस्तावेज बन चुका था, लियाकत अली खान ने आइन को बनाने में देरी कर दी। द मोमेंट लियाकत अली खान रियलाइज कि अब वो बहुत ज्यादा मतलब डिले कर रहा है, अब पाकिस्तान को आइन देना चाहिए, उसी टाइम के ऊपर लियाकत अली खान की असैसिनेशन हो गई। सबसे पहले कायदे-ए-आज़म के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल जो किया लियाकत अली खान ने किया, उसके बाद इसी एस्टेब्लिशमेंट ने लियाकत अली खान को टकने हुए लगा दिया। उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट कादियानियों के ऊपर कैबिनेट जो थी वो सारी की सारी थी। सो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लियाकत अली खान ने ही बहुत सारी गेम बिगाड़ी। हम अयूब को इल्जाम देते हैं, अयूब को भी सही इल्जाम देते हैं, लेकिन लियाकत अली खान ने बहुत मिसमैनेज किया चीजों को। फॉर एग्जाम्पल 1948 में कायदे-ए-आज़म चले गए थे सितंबर के करीब, ठीक है, 1948, 49, 50, 51, 52, इसके पास बहुत ज्यादा टाइम था, 3 से 4 साल थे, इसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन माय फुट एक छोटा सा डॉक्यूमेंट 1949 के अंदर बना दिया, वो भी इसी चेड़ में बनाया क्योंकि इंडिया ने 1949 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल कर लिया था, हम बना नहीं सके थे। सो हमें बनाने के लिए उसने कहा कि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया सिर्फ इंडिया को जनवरी के अंदर दांत दिखाने के लिए कि हमने भी अपना आइन का थोड़ा सा बड़ा बड़ा काम कर लिया है। बाय द वे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था तब लियाकत अली खान ने असैसिनेशन हो चुकी थी। सो लियाकत अली खान ने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा मजबूत किया, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। बाय द वे लियाकत अली खान की कंस्टिट्यूएंसी पाकिस्तान के अंदर नहीं थी, ये भी एक मैं आपको बता दूं। लियाकत अली खान आया था आपके ये जो है उत्तर प्रदेश से इंडिया के, सो वहां की जो जिसे हम नॉर्दर्न इंडिया के थे, नॉर्दर्न इंडिया से वो जो आया था तो उसको इतनी ज्यादा सपोर्ट तो पाकिस्तान के अंदर नहीं थी ना, उस टाइम पर कराची डेवलप नहीं था, वो एक मुहाजिर था। सो उसको जो इलेक्शन के लिए सपोर्ट चाहिए थी वो यहाँ पर तो था नहीं, तो एस्टेब्लिशमेंट ही वो चीज थी जो उसको पावर में रख सकती थी। सो इसी वजह से लियाकत अली खान ने कॉम्प्रोमाइज किया। अब जब आइन बन जाता जल्दी जल्दी में, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने थे, तो लियाकत अली खान ने जानबूझकर आइन को डिले किया, थोड़ा सा डिले करते गए आइन को ताकि आइन थोड़ी देर से बचे, तब तक चीजें मैंने जो फिर मैं इलेक्शन करवाऊंगा, फिर मैं इलेक्शन करवा के खुद को कुछ ना कुछ बनवा लूंगा। अल्टीमेटली ये हुआ कि इलेक्शन डिले करवाने की वजह से अगर आइन बन जाता जल्दी में तो इलेक्शन करवाने होते तो फिर लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था। सो इसी वजह से बहुत ज्यादा डिले हुई। सो ये उस वक्त की 1948 की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है। सो लियाकत अली खान ने खुद को पावर में रखने के लिए बहुत सारी चीजें मैनेज की। उस टाइम की जो सपोर्ट बेस थी मुस्लिम लीग को वो ज्यादा नहीं थी वहां पर। पंजाब के अंदर एक अलग ही पार्टी बनी बैठी थी, केपीके के अंदर एक अलग पार्टी थी, सिंध के अंदर एक अलग पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी थी, बलूचिस्तान के अंदर कोई पार्टी नहीं थी, ये जो है आपका गिलगित बल्तिस्तान इसके अंदर भी कोई पार्टी नहीं थी, वहां पर भी एक आजाद स्काउट वगैरह थे, उन लोगों ने खुद अपने बलबूते के ऊपर आजादी ली थी। सो ये एक पाकिस्तान की एक थोड़ी सी तल्ख हकीकत है कि लियाकत अली खान ने कैसे एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया। लियाकत अली खान की कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी। अल्टीमेटली जो सारे पॉलिटिशियन तगड़े थे वो थे आपके बंगाल के पॉलिटिशियन। जो बंगाल के पॉलिटिशियंस थे उसको ये पावर नहीं देना चाहते थे, वरना बंगाल के पॉलिटिशियंस अगर खुद इलेक्शन लड़के, उनकी पॉपुलेशन भी थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी थी, उनको सपोर्ट बैंक भी था, अगर इलेक्शन हो जाते तो लियाकत अली खान से बंगाल के पॉलिटिशियन ने पूछना नहीं था, और बंगाल के पॉलिटिशियन जीतकर खुद ही बैठकर और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा के लियाकत अली खान की छुट्टी करवा देते। लियाकत अली खान तो एक सीट भी नहीं जीत सकता था पाकिस्तान के अंदर। सो वो जो चीज है ना, ये वो चीज ये बड़ी हांट कर रही थी लियाकत अली खान को। इसी वजह से लियाकत अली खान ने ये मतलब एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल किया और बंगाल के पॉलिटिशियन को दबाया, यहाँ किया वो किया। सो ये वो चीज थी, वरना ये बंगाल के पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते और फिर यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कभी मजबूत ना होती और बंगाल सेंटर बन जाता और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज होती। बहरहाल समहाउ चीजें अब जो है सो आपके सामने। बहरहाल आपको हिस्ट्री का सेंस क्लियर होना चाहिए। हम अयूब को गालियां देते हैं, लियाकत अली खान ने बहुत ज्यादा गंद किया था, ये हम समझते नहीं है। लियाकत अली खान ने बहुत ज्यादा गंद किया हुआ था पॉलिटिक्स के अंदर। और अल्टीमेटली लियाकत अली खान को जब रियलाइज हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा या सांप बन चुकी है, हमें खाने वाली है, और लियाकत अली खान की असैसिनेशन
एस्टेब्लिशमेंट करवाने के पीछे लोग कहते हैं अयूब का हाथ था, ये था, वो था। एक्चुअली में लियाकत अली खान की असैसिनेशन के पीछे ये आपके बंगाल के पॉलिटिशियन, ये आपके इस पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जिसे हम इंटेलिजेंसिया कहते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट, ये सब मिले हुए थे। हमने अमेरिका के ऊपर डाल दिया। अमेरिका का थोड़ा ऐसा था, हम सब ने मिलकर इसको मारा, क्योंकि हम सब समझते थे कि एक ऐसा बंदा जो एक सीट भी नहीं जीत सकता पाकिस्तान के अंदर, वो बैठा हुआ है पावर के अंदर, वो उतरने की बारे नहीं सोच रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो इलेक्शन नहीं करवा रहा, ये नहीं करवा रहा। सो बड़ा ड्रामा था, लंबा लंबा। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि लियाकत अली खान का कैरेक्टर क्या था, हम बड़े समझ नहीं पाते। सो ये वही इंटेलिजेंस है, ये काकड़ टाइप इंटेलिजेंस है ना, जो ये काकड़ आकर बैठा हुआ है टेक्नोक्रेट। ये टेक्नोक्रेट बड़े हरामी है। ये टेक्नोक्रेट करते क्या है, फौज के साथ मिलकर फौज को बताते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हाफिज शेख वाला ये टेक्नोक्रेट, ये काकड़ टेक्नोक्रेट। सो ये है ना, फौज के मतलब है ना कान भरते, फिर फौज के साथ मिलकर हुकूमत में आते, क्योंकि टेक्नोक्रेट को पता है ये एक सीट भी नहीं जीत सकता। अब अगर काकड़ को आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी खड़ा करे, काकड़ एक सीट भी नहीं जीत सकता, एक सीट भी जीत नहीं सकता काकड़। लेकिन मसला ये कि ये सेनेटर बन जाता है, क्यों? क्योंकि इसको एस्टेब्लिशमेंट बनवाना चाहती है। सो ये वो चीजें हैं जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, पार्टियों की ऑर्गेनाइजेशन है जो पुअर है, पार्टियों की लीडरशिप बकवास है, पार्टी की लीडरशिप कभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मतलब है ना डिस्कस नहीं करती। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर शो बॉयज बैठे होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे होते, जो हार्डकोर कमिटेड आइडियोलॉजिकल वर्कर होते हैं वो नहीं बैठे होते, जो आइडियोलॉजी, जो स्टेट क्राफ्ट, जो पावर पॉलिटिक्स को समझ सके वो नहीं बैठे होते। सो नेट रिजल्ट यही निकलता है। बहरहाल अब आते हैं साउथ एशिया के अंदर। मैं आपको बता दूं, ये जो हमें कह रहे हैं ना कि इंडिया को हेजेमोनी मानो, इंडिया की कोई ताकत नहीं है। मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, अमेरिका को भी पता है इंडिया का इतना दमखम नहीं है। हम एक्चुअली में कमजोर हो गए। हम कमजोर इसलिए हो गए क्योंकि हमारे अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ी केओटिक है, और इंटरनल पॉलिटिक्स केओटिक है क्योंकि बहुत ज्यादा हरामजादे टेक्नोक्रेट, फौज और ये पुलिस वगैरह मिलकर इन्होंने इस मुल्क की माँ बहने कही हुई है। अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाए, मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ अरब मुमालिक खड़े होने को तैयार है, आपके साथ चाइना खड़े होने को तैयार है, आपके साथ यूरोपियन मुमालिक भी बहुत ज्यादा खड़े होने को तैयार है, आपके साथ तुर्की खड़े होने को तैयार है, आपके साथ अफगानिस्तान, ईरान खड़े होने को तैयार है, आपके साथ सेंट्रल एशियन मुमालिक खड़े होने को तैयार है। उज्बेकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो बेचारा इमरान खान के साथ 2-3 बार मिला था, उज्बेकिस्तान के हम बनाएंगे सब कुछ। आपके साथ इंडोनेशिया खड़े होने को तैयार है, आपके साथ मलेशिया खड़े होने को तैयार है, आपके साथ एक वक्त आएगा बांग्लादेश भी आपके साथ खड़ा होगा, आपके साथ श्रीलंका खड़े होने को तैयार है, आपके साथ नेपाल खड़े होने को तैयार है। लेकिन आप तो खुद खड़े हो, आप खुद तो खड़े हो। आपके साथ हर मुल्क, नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका, हर मुल्क आपके साथ खड़े होने को तैयार है कश्मीर के मामले के ऊपर, आपके मामले के ऊपर, आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात के ऊपर। चाइना आपको हथियार देने को तैयार है, दूसरे मुमालिक आपको फौजें देने को तैयार है, अफगानिस्तान अपने 10 लाख बंदे आपको देने को तैयार है अगर इंडिया के साथ जंग हो जाती है। आप खुद तो खड़े हो, खुद तो खड़े हो ना, खुद तो गैरत पकड़ो। खुद इतनी बेगैरती में अब मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर आता है, हमें हमारे यहाँ पर आता है मलेशिया का, और इंडिया को लताड़ के जाता है। दूसरे दिन क्या करते हैं, हम करतारपुर कॉरिडोर खोल देते हैं। इमरान खान का सेंस देखे करतारपुर कॉरिडोर। और ये शाह महमूद कुरैशी हरामजादा कहता है कि हमने ना इंडिया को गुगली कराई। हालांकि सिखों के साथ हमें बहुत अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, मैं फ्रेंकली सिखों के साथ ताल्लुकात में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन मलेशिया वालों ने कहा कि भाई हम इंडिया के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें, आप इनके साथ ये करें। मलेशिया को और अपने तुर्की वालों को हमने कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया, ये बाजवा हरामी ने कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया। और फॉरेन मिनिस्टर ये हरामजादा शाह महमूद कुरैशी, इसको मैं बताता हूँ, इसने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। बाद में जब मलेशिया ने रिएक्शन दिया तो फिर जाकर इसने कॉन्फिडेंस में लिया, फिर मलेशिया के अंदर इमरान खान नहीं गया। ये वो चीजें हैं जो, और ये वो मलेशिया वाले जो समिट थी, जो था मजाक बना के रख दिया था मलेशिया का, ये वो जो चीजें हैं ना, ये मुझे हॉन्ट करती हैं इमरान खान के हवाले से। मुझे तकलीफ होती है इन चीजों से, जब आप झुक जाते हैं और फिर लोग आपको बहादुर समझते हैं। ये वो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग है जिसे मुझे सख्त नफरत है। फिर लोग कहते हैं मैं इमरान खान का हिमायती हूं या तजाद करता हूं। यार कुछ लोग, हर लोग तनकीद करते हैं इमरान खान के ऊपर, कुछ लोगों को तो नफरत है इमरान खान से, उसकी शख्सियत से, क्योंकि उनका कारोबार इमरान खान ने बंद कर दिया है। मेरा कारोबार नहीं है बंद। मसला मेरा इमरान खान से ये है कि इमरान खान जो है ना कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाता है, फिर कहता है कि मोरालिटी है, सूफीज्म है, इथिक्स है, फलसफा है। बादशाह बनना है तो जालिम बनना पड़ता है, बादशाह ये जो अमन पसंदी से नहीं चल सकता। सो ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को सीखनी पड़ेगी। बाकी ये मैं आपको बता दूं, साउथ एशिया में हम इंडिया की माँ बहनें कर सकते हैं अगर हमारे अंदर लीडरशिप हो, हमारे अंदर यूनिटी हो, हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, हमारे पास चीन का सपोर्ट है, हमारे पास मिलिट्री पावर है, हमारे पास अफगानिस्तान का बैकिंग है, हमारे पास सेंट्रल एशियन मुमालिक है, हमारे पास तुर्की जैसा आइडियोलॉजिकल पार्टनर है। आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स आपको कभी नहीं मिलते। हमारे पास मिडिल ईस्ट की सपोर्ट है। लेकिन मसला ये है कि हम खड़े तो हों, यहाँ पर चंद कादियानी मिलकर हमारे नेशनल नैरेटिव को बदल देते हैं। इस मीडिया के ऊपर किसका कंट्रोल है? कादियानी होगा। ये वो चीजें हैं जो आप थोड़ा सा समझे तो सही। ये मीडिया किसका नैरेटिव सेल करता है? ये किसके चैनल है? कौन है इन चैनल का मालिक? कहां से आए हैं ये मालिक? ये ड्यूल नेशनल के मालिक आकर किसकी एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं? ये वो चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए ना। पाकिस्तान का नेशनल
नैरेटिव कहां जाना चाहिए, पाकिस्तान का डिजाइन क्या होना चाहिए, पाकिस्तान के ब्रॉड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उसके मुताबिक हमने अपनी पूरी पॉपुलेशन को ढालना है, उसके मुताबिक हमने अपने रिसोर्सेज यूज करने हैं, उसके मुताबिक हमने साउथ एशिया के एनवायरमेंट को शेप करना है। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, कोई वहां से फॉरेन पॉलिसी दे रहा है, कोई वहां से फॉरेन पॉलिसी देता है। अमेरिका की क्या इज्जत है? अब अमेरिका की क्या इज्जत है? अमेरिका डिप्लॉय करे ना, यूक्रेन में जीत के दिखाए ना, गांड मार के रख दी। अब गाली दे रहा हूं मैं इसकी, रूस ने इसको फाड़ के रख दिया है उधर। ये जो था आपका देखो सुनो जानो वाला, ये कौन था? ये जो है ना शायर, हरामजादे शायर, देखो सुनो जानो वाला, ये कौन है? इसका नाम फैसल बड़ा है। ये हरामजादा कहता था कि नेटो के ट्रेंड यूक्रेनियन अब रूस को दताएंगे। पता चला लैंसलेट ने मार के रख दिया, पूरी की पूरी टैंके, सारी टैंके उड़ा के रख दी। ये चंद हरामजादे देखो सुनो जानो वाले, ये लोग आके उल्टी सीधी पॉलिसी, सैयद मुजम्मिल उल्टी सीधी पॉलिसीज बताते, ना इनको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का पता, ना इनको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पता, ना इनको क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग का पता कि हमने कैसे अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स परस्यू करने होते हैं, कैसे हमने नैरेटिव बनाना होता है अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कैसे हमने इंटरनेशनली सेल करना होता है, कैसे हमने अपने फॉरेन पॉलिसी को अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करना होता है, कैसे हमने अपनी इकोनॉमी को उसके साथ अलाइन करना होता है, कैसे हमने नेशनल पावर को अलाइन करना होता है, कैसे हमने अपनी मीडिया को अलाइन करना होता है, कैसे हमने अपने पावर बेस बढ़ाना होता है, कैसे मैनेजमेंट करनी होती है। फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बाद हम अपना पावर बढ़ाते हैं, फिर पावर बढ़ाने के बाद हम ज्योग्राफी को रीशेप करने की कोशिश करते हैं। पावर से ही ज्योग्राफी रीशेप होती है। इनको कुछ की प्रिंसिपल्स नहीं पता। अजीब एक शायर साला बन के बैठा हुआ है। शायर यही था ना, ये जो आपका था लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, शायर था ना, क्या उखाड़ा, 2 थप्पड़े मार के ले गए अंग्रेज। ये शायर हरामजादे किसी काम के नहीं थे। ये गालिब पढ़ाते हैं, गालिब शेर लिखकर बेच रहा था बर्तानिया की रानी को, महारानी को, कि मेरी पेंशन लगा दो, मैं आपके लिए शेर लिख रहा हूँ। ये गालिब की काम थे, ये भड़वे के। वो बर्तानिया की रानी के लिए शायरी लिखता था और उससे पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे दो। ये पेंशनों के ऊपर चलने वाले लोग, शायर साले भड़वे। औरंगजेब आलमगीर ने सबको दफन किया हुआ था, सबकी कब्रें गाड़ी थी औरंगजेब आलमगीर ने। बहरहाल ये जो आशिक मिजाज लोग होते हैं ना, ये आपका नुकसान करा के जाते हैं। बाकी रही बात हमारी साउथ एशिया के अंदर इंडिया का बाप भी हमसे बड़ा नहीं है। मसला ये है कि कुछ भड़वे हमारे ऊपर बैठ गए हैं और उन भड़वों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान को कहां पर रखना है। बाकी साउथ एशिया के अंदर इंडिया की $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $10 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके हम 300 बिलियन से मुकाबला कर लेंगे। ये मैं आपको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोग्राफी, आर्मामेंट और जो आपकी आइडियोलॉजिकल अलायंस होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। जर्मन की इकोनॉमी रूस की इकोनॉमी से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन फिर भी जर्मनी ने फर्स्ट फेज ऑफ वॉर बड़े अच्छे तरीके से जीता। हालांकि जर्मन को रूस से लड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली वो हुआ। यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर को कोई थारोली एग्जामिन करे, उसके अंदर आपको बहुत फैक्टर मिल जाते हैं। इकोनॉमी का फैक्टर मिल जाता है, पॉपुलेशन का फैक्टर मिल जाता है, आइडियोलॉजिकल फैक्टर मिल जाता है। बड़ी केयरफुल स्टडी होती है वहां पर। रिसोर्सेज का फैक्टर मिल जाता है कि रिसोर्सेज कैसे वार को इन्फ्लुएंस करते हैं, आइडियोलॉजी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इकोनॉमी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, पॉपुलेशन वार को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, नेशनल पावर कैसे बनता है। ये सारे फैक्टर होते हैं। यहाँ पर नियति नहीं है ना, नियति नहीं है लड़ने की, नियति नहीं है काम करने की, तो फिर झुका के बैठे हुए। बहरहाल गालियां वालियां मैंने थोड़ी कम दी है, लेकिन आप सबके सामने है कि ये चीजें क्या है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।